हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को देख सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, देखिए सामान्य अध्ययन क्या है और ये रोजाना कितने बजे आता है? तो रोजाना आता है 6 बजे। ठीक है, तो 6 बजे आप लोग जो है कि यूट्यूब पे आ जाए कीजिए और वीडियो को देखा कीजिए। देखिए वीडियो को शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है, जितना हो सके उतना। और आप लोग जो है कि देखा कीजिए, और जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ लास्ट में, ठीक है, और या फिर वीडियो के अंदर भी किसी क्वेश्चंस में कुछ पूछता हूँ तो उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कि आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? हरे पौधे, गैर हरे पौधे, पानी, परजीवी। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है। देखिए पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका कौन? अजैव घटक। ठीक है, वो होता है आपका, उसे भौतिक या अजैव घटक कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्या? जैविक घटक। ठीक है, और तीसरा होता है आपका ऊर्जा संघटक। ठीक है, तो देखिए अगर जो अजैव है, ठीक है, अजैव या फिर भौतिक, उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें स्थल, जल और वायु आता है। ठीक है, क्या क्या आता है अजैविक घटक में? उसमें स्थल आता है, जल आता है, वायु आता है। तो देखिए इसमें क्या है आपका? पानी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? अजैव घटक है। ये पूछा ही जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है, तो क्या हो जाएगा? पानी, क्योंकि अजैव घटक है उसमें क्या आता है? स्थल, जल और वायु आता है। देखिए जो जैविक घटक है उसमें क्या आता है? उसमें मनुष्य समेत जो है कि जंतु, संगठक तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, उसमें जो है कि क्या आते हैं? तो मनुष्य समेत जो है कि जंतु, संगठक तथा सूक्ष्म जीव आते हैं, तो वो जैविक होता है। और एक होता है जो ऊर्जा संगठन, उसमें जो है कि सौरिक ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? जौ, गेहूं, मूंगफली, सरसों। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए पहले तो यह समझ लीजिए कि रबी की फसल होती क्या है। देखिए रबी की फसल जो होती है वो कब? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। रबी की फसल जो है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काटी कब जाती है? तो वो अप्रैल या मई में काटी जाती है। अप्रैल और मई में काट ली जाती है। देखिए इसमें क्या क्या, कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो ये होती है गेहूं, जौ, सरसों, ठीक है, मटर, ये सब क्या होती हैं? ये रबी की फसल है। ठीक है, तो ये पूछा जाए, देखिए जौ भी है, गेहूं भी है और सरसों भी है। तो मूंगफली जो है कि आपका रबी की फसल नहीं होगी। देखिए रबी की फसल के बाद से और भी फसल होती है। कौन कौन सी? तो वो होती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो होती है वो कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है और कब काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर में वो काट ली जाती है। रबी ये कौन सी? ये खरीफ की फसल। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। देखिए अभी कौन सा चल रहा है? तो अभी यही चल रहा है। ठीक है, कौन सा? ये खरीफ की फसल चल रहा है, क्योंकि ये इस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? धान, जो चावल होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब सारी चीज़ें बोते हैं इस टाइम पे। तो ये चल रही है अभी आज की डेट में। कौन सी? तो खरीफ की फसल। देखिए एक जायद की फसल होती है। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो देखिए ये दोनों के बीच, जो रबी की फसल और खरीफ की फसल, जो बीच में टाइमिंग बचता है ना, जैसे मई वई के महीने में, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जायद की फसल बोई जाती है। जैसे कि आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी, तरबूज, ये मूंग वगैरह, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई? तो ये जायद की फसल हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। ट्विडल शब्द जो है कि किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, गोल्फ, तैराकी। ट्विडल की बात की जा रही है, ये जो है कि किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ट्विडल शब्द जो है ना, ये जो है कि ये टेबल टेनिस से संबंधित है। देखिए टेबल टेनिस में जो है कि ट्विडलिंग पैडल उछालने की क्रिया है। ठीक है, जिसके द्वारा जो प्रतियोगी होते हैं वो क्या करते हैं? वो लाभ प्राप्त करने के लिए जो है कि बाल को रबड़ के साथ जो है कि दूसरी तरफ खेलता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है कि सामान्यतः सुरक्षात्मक खेलने वाले खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है, और जिनके पैडल के दोनों ओर विभिन्न प्रकार के रबर होते हैं। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह है आपका टेबल टेनिस से संबंधित। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। मधुबनी
मधुबनी जो है कि भारत के वो किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? किस राज्य की है? तो ये है आपका बिहार की। ठीक है, देखिए मिथिला चित्रकला बोल सकते हैं या फिर मधुबनी चित्रकला बोल सकते हैं, दोनों एक ही है, मिथिला चित्रकला और मधुबनी चित्रकला। ये जो है कि भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो कि कहाँ पे, बिहार के मिथिला क्षेत्र में और उनके जो संलग्न क्षेत्र हैं जैसे नेपाल के तराई भागों, यहाँ पे ये प्रचलित है मधुबनी ये कलाकृति। ठीक है, देखिए ये चित्रकारी जो है ना कि मिट्टी के दीवारों पर जो ताजी ताजी पुताई की जाती है ना, मतलब ताजी ताजी पुताई की हुई होती है मिट्टी के दीवार, उस पे ये जो है कि बनाई जाती है। ठीक है, उस पे जो है कि या फिर झोपड़ी के फर्श पे भी मतलब उस पे की जाती है। लेकिन आज के डेट में जो है कि ये चित्रकारी जो है कि कपड़ों पर भी, हाथ से बने कागजों पर भी और कैनवास पर भी की जा रही है। ठीक है, द रेड साड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? ममता बनर्जी, जेवियर मोरो, मलाला यूसुफजई, नील मुखर्जी। द रेड साड़ी ये जो है कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए द रेड साड़ी बोल सकते हैं या फिर इल साड़ी रोजो। ये जो है कि सोनिया गांधी के जीवन का जो है कि नाटकीय रूपांतर है और ये एक स्पेनिश लेखक हैं। कौन? जेवियर मोरो। ये स्पेनिश लेखक हैं जेवियर मोरो, इनके द्वारा ये लिखा गया है। देखिए ये 2008 में जो है कि प्रकाशित की गई थी स्पेनिश भाषा में और ये पुस्तक है वो सोनिया गांधी के माध्यम से जो है कि गांधी परिवार की कहानी बताती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ IORA का सदस्य नहीं है? IORA, पहले तो इसका फुल फॉर्म बताइए कि IORA क्या होता है। देखिए ये जो है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है IORA का, और ये हिंद महासागर के सीमा से घिरे 21 तटवर्ती देशों से बना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 6 मार्च 1997 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो जो है कि मॉरिशस में है। ठीक है, तो इसमें कितने देश हैं? तो 21 तटवर्तीय देशों से बना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इस सहयोग में सदस्य कौन सा नहीं है। देखिए इसमें जो है कि आपका बांग्लादेश भी है, मॉरिशस भी है, भारत भी इसका सदस्य है, अफगानिस्तान जो है कि इसका सदस्य नहीं है। बौद्ध साहित्य लिखा गया है प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में, तमिल में। बौद्ध साहित्य देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बौद्ध साहित्य जो है कि किस में लिखा गया है? तो देखिए बौद्ध साहित्य को हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक भी कहते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहते हैं और इसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में की गई है। ठीक है, देखिए इसके 3 भागों में विभाजित किया गया है इसको। ठीक है, जो आपका त्रिपिटक है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए पहला क्या है? पहला विनय पिटक। इसमें जो है कि संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों के संग्रह के बारे में बात किया गया है। ठीक है, किसमें? तो ये विनय पिटक में। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें जो है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है ये। और तीसरा है आपका अभिधम पिटक, इस पिटक में जो है कि बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया जा गया है। ठीक है, तो ये त्रिपिटक ये 3 भागों में विभाजित है त्रिपिटक, जिसे हम कहते हैं बौद्ध साहित्य। ठीक है, और ये किस में लिखा गया है? तो ये पाली में लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में का कोई संकेत नहीं मिलता है। गन्ना का, सरसों का, तिल का, जौ का। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका संकेत नहीं मिलता है? तो देखिए सिंध घाटी सभ्यता में गन्ने का कोई अवशेष नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, बाकी जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को कई सारी फसलों की जानकारी थी, जैसे गेहूं है, जौ है, कपास, सरसों, ये सब, तिल, ये सब सबकी जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। लेकिन जो है कि गन्ना की जानकारी नहीं थी। देखिए लोथल से जो है कि चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। आपको पता होगा लोथल से चावल के साक्ष्य आता है क्वेश्चन की, चावल के साक्ष्य जो है कि कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं लोथल से। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था उस्ताद मंसूर द्वारा, उस्ताद ईसा द्वारा, उस्ताद रोहणी द्वारा, उस्ताद शमशेर द्वारा। देखिए ताजमहल कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। ठीक है, और ताजमहल का जो डिजाइन तैयार किया गया है वो किया गया है उस्ताद ईसा खां के द्वारा। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये शाहजहां ने जो है कि आगरा में यमुना नदी के तट पर अपनी बेगम मुमताज महल के याद में जो कि ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसके याद में? तो ये मुमताज महल उनकी बेगम थी, उनके याद में जो है कि ये ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है,
अच्छा ये बताइए, ताजमहल को विश्व धरोहर मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है। भारत में पहली बार रेलवे इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पहली बार रेलवे किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये शुरू किया गया था? तो देखिए, भारत में पहली बार जो है कि रेल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। देखिए, भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, और मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर जो एक रेल चलाई गई थी पहली बार। ठीक है। देखिए, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही डाक सेवा, तार सेवा इनके कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, बख्त खां। 1857 का जो विद्रोह था उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो वो किया था किसके सहयोग से? वो तात्या टोपे के सहयोग से। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए, तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में ग्वालियर से नेतृत्व संभाला था। नाना साहब की हम बात करें तो ये कानपुर का मतलब जो भी 1857 का विद्रोह था वहां से संभाले थे। कुंवर सिंह ये जगदीशपुर संभाले थे। बख्त खां ये जो है कि दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किया था इन्होंने। बख्त खां ने दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सबसे पहले जो है कि 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन इनका जो है कि पतन हो गया। ठीक है। उसके बाद से 1943 में जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में सुभाष चंद्र बोस के बनने के बाद जो कि फिर से ये पुनर्जीवित हुआ, तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। देखिए, आत्मीय सभा की शुरुआत जो है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में कोलकाता में की गई थी, और इस सभा के जो ये सभा थी, इस सभा ने दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श और वाद विवाद का आयोजन किया और सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन किया। ठीक है। देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना को कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में माना जाता है। तो आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में किसे माना जाता है? तो आत्मीय सभा को माना जाता है। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलन बारो, लॉर्ड मेयो। वह कौन से वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? कौन थे? तो देखिए, एक अफरीदी पठान कैदी थे। उन्होंने शेर अली अफरीदी, मतलब उनका नाम जो था शेर अली अफरीदी था। उन्होंने 8 फरवरी 1872 को जो है कि अंडमान द्वीप मतलब पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो, इनकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या किया था? तो लॉर्ड मेयो की। देखिए, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई। ठीक है। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई। आप ईयर बताइएगा हमें कि भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी। ऐसे तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी, लेकिन कब कराई गई थी वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना। 1824 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए, 1924 में जो अधिवेशन हुआ था बेलगाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कौन सा था? तो वो 39वां अधिवेशन था। ठीक है। और उसकी अध्यक्षता जो है कि महात्मा गांधी जी ने किया था। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1870 में, 1920 में, 1921 में, 1942 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दिसंबर 1920 में। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के साथ हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मुद्दे को लेकर के ये प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, अभिवहन वर्षा। देखिए वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है, सपोज दैट ये पर्वत है और ये जो कि वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने की जो वर्षा होती है उसे हम कहते हैं क्या, तो उसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। देखिए ऐसा होता है कि उष्ण एवं आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध होती है, मतलब मान लीजिए हवाएं पर्वतीय भागों से अवरुद्ध होती है तो क्या होता है कि उसके ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती है, मतलब इसके ढाल के सहारे क्या होती है, ये ऊपर उठने लगती है, और जिस कारण जो है कि शुष्क एडियाबेटिक ताप पतन दर जो है कि द्वारा जो कि ठंडी होने लगती है ये हवाएं। ठीक है, जब ठंडी होने लगेगी तो फिर क्या होगा कि वायु के सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है। ठीक है, और जब वायु की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है तो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर हवा जो है कि क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। ठीक है, और संतृप्त हो जाने के बाद से क्या होता है, संघनन प्रारंभ हो जाता है और क्या होता है, बादल छा जाता है और वर्षा होने लगती है। तो इसे हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। सबसे बड़ा नदी मुहाना है ओव नदी का मुहाना, गंगा नदी का मुहाना, अमेजन नदी का मुहाना, नील नदी का मुहाना। सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? पहले तो ये समझ लीजिए कि नदी का मुहाना होता क्या है। देखिए नदी जहाँ पर सागर में मिलती है ना, वही नदी का मुहाना होता है। ये सागर है और ये नदियाँ जा कर के अगर मिलती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, वही। और नदी के मुहाने पे क्या किसका निर्माण होता है, तो डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी मुहाना कहाँ का है, तो गंगा नदी का मुहाना है। और सबसे बड़ा डेल्टा जो है कि सुंदरबन डेल्टा है, वो गंगा नदी के मुहाने पे ही है। तो सबसे बड़ा नदी मुहाना किसका है, तो गंगा नदी का मुहाना है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है ये, तो ये है स्थित गुवाहाटी में। ठीक है, देखिए गोपीनाथ बरदोलोई ये जो है कि क्या थे, तो असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इसलिए जो है कि इनके नाम पे यहाँ का यह हवाई अड्डा है और यह है आपका गुवाहाटी में। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? हुबली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो वो है आपकी दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें बाढ़ और अपरदन के कारण जो है कि इसको बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, और ये नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अच्छा बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को कहते हैं, बट बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, शरावती। जोग जलप्रपात ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपका कर्नाटक में शिमोग जिले में, और ये जो है कि शरावती नदी के द्वारा ये जोग जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, तो शरावती नदी के द्वारा जो है कि ये जोग जलप्रपात का निर्माण होता है कहाँ पे, कर्नाटक में, और कर्नाटक के शिमोग जिले में। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? विजयनगर, सेलम, विशाखापट्टनम, भदावती। देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडीविद325। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडीविद3 के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस के नाम से, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे का लिंक जो है कि मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से क्लिक करने के बाद से डायरेक्टली आप जो है यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए, फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो या जो भी सोशल एप्लीकेशन के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।